Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दोज आर न्यू वेलकम टू माय चैनल. सो आज से जो है हम लोग प्रैक्टिस पेपर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं. यानी हम जो है जो भी आपका 10th का प्रैक्टिस पेपर मेरे पास जिस भी तरीके से अवेलेबल होगा उसको जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी. आप लोग जो है पूरा सोल्यूशन देखिए, उसको समझिए, स्पेशली लैंग्वेजेस में आपको कैसे लिखना है वो समझिए. क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर्स के लिए आप वीडियो भी रेफर कर सकते हैं. सो आज जो है सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं उर्दू का, और उर्दू का पेपर जो है वो 80 मार्क का आता है. और इसमें जो है आपको 18 मार्क्स का पैसेज होता है, जिसमें दरसी किताब और गैर दरसी यानी कि सीन और अनसीन दोनों होता है. उसके बाद 16 मार्क का हमको जो है शेरी हिस्सा होता है, नज़म का हिस्सा होता है. इसमें नज़म, गज़ल और रुबाई होती है. उसके बाद 6 मार्क का आपको इजाफे मुताला है, जिसमें पैसेज नहीं दिया जाता है. उसके बाद 16 मार्क का आपको ग्रामर है, और लास्ट में 24 मार्क के आपको राइटिंग स्किल है. तो आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये जो है नवनीत का जो प्रैक्टिस पेपर आता है उसमें से जो है मतलब वो वाला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्से नस्र से, यानी कि पैसेज वाले जो सेक्शन है वहाँ से. तो पैसेज में जो है आपको दो जो है सीन पैसेजेस होंगे 7-7 मार्क्स के, और उसके बाद जो है 4 मार्क का आपको अनसीन पैसेज है. तो पहला सीन पैसेज जो है ये आपको पहले ही सबक से हज़रत सलमान फ़ारसी जो सबक है वहाँ से दिया गया है. और इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में जो चीज़ें बताई थी वो वाला पैराग्राफ, और उनकी जो जंगी सलाहियत थी वो वाला पैराग्राफ दिया हुआ है. अब जब भी आप नसरी हिस्सा सॉल्व करें तो देखिए आप लोगों के लिए ये पैसेजेस नई चीज़ नहीं है. यानी आप लोगों के ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है पूरा साल पढ़ते आए हैं, आपने पेपर से एक दिन पहले भी रीड किया है. तो ये चीज़ें जो है मतलब ऐसा ना हो कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि सबक और नज़्म आप रीड किए हुए होते हो, आप जो है उसको समझ चुके होते हो. इसीलिए आप लोग कोशिश करो कि इसमें आपको कम से कम वक्त लगे और आप ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बचा पाओ. तो ये चीज़ें रीड की भी होती है, तो आप इसको अगर 1 से 2 बार भी पढ़ेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. समझ में आपको पहले भी आ चुकी होती है, आप बस देख लेंगे कि हाँ इसका आंसर इस लाइन में, उसका आंसर इस पैराग्राफ में. तो आप जो है इसको 1 से 2 बार पढ़ें और उसके बाद जो है काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा. तो इसकी जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं. पहला जो सवाल दिया हुआ है वो रवा खा का मुकम्मल करना है कि अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो फारिस का एक आदमी उसको पा लेगा. ये जो एक जुमला दिया गया है इसमें हमको बताना है कि ये जुमला किसने कहा था, किससे कहा था, किसके बारे में कहा था और किस मकाम में कहा था. और उसके बाद जो है आपको 2 सवाल है. एक जो है आपका इब्तिदाई इस्लामी जंगों में हज़रत सलमान फ़ारसी की शामिल ना होने का सबब लिखिए. यह आपको पैसेज में से मिल जाएगा. हज़रत सलमान फ़ारसी की जंगी हिकमत अमली के बारे में अपनी राय बयान कीजिए. ये जो है आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज में जो वाक़या दिया है उसको रिफ़र करना है और उस पर अपनी राय जो है लिखनी है. तो अब देखते हैं इसका आंसर. पहला जो है अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो फारिस का एक आदमी उसको पा लेगा. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सहाबा इकराम से कहा था. एक जो है महफिल मजलिस में जैसा कुछ गैदरिंग थी, वहाँ बैठे थे और वहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा था. किसके बारे में कहा था? सलमान फ़ारसी के, और मकाम जो है इसमें सुरैया एक जो है सितारा है. उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी जो है इस्लामी जंगों में शरीक नहीं हुए, क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी यहूदी के ग़ुलाम थे उस वक्त, इसीलिए वो इब्तिदाई इस्लामी जंगों में शरीक नहीं हो सके थे. फिर जो है राय देने वाला जो सवाल है, तो इसमें जो है मैंने जैसे कहा आपको कि इसमें से आपको रेफरेंस लेना है पैसेज में से और राय अपनी लिखनी है. तो हम शुरू करेंगे. हज़रत सलमान एक बागमाल सिपाही थे, उनकी जंगजू सलाहियतें काबिल तारीफ़ थी. शुरुआती इस्लामी जंगों के दौरान वो यहूदियों के ग़ुलाम थे, जिसकी वजह से वो जंग में शरीक नहीं हो सके. फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ग़ुलामी से आज़ाद कराया तो उसके बाद उन्होंने अपनी जंगी सलाहियतों का इस्तेमाल आज़ादी से करना शुरू कर दिया. ये चीज़ें पैसेज में दी है, लेकिन हमको जो है अपने लफ्ज़ों में बताना है इसे. और इसी में से एक रेफरेंस हम ग़ज़वे खंदक का देंगे कि उन्होंने कई एक जंगों में अहम किरदार निभाया. उनकी जंगी हिकमत अमली की सबसे बड़ी मिसाल ग़ज़वे खंदक है. उनके मशवरे पर मदीने की हिफाजत के लिए उसके इतराफ़ इतनी गहरी और चौड़ी खंदक खोदी गई कि दुश्मनों के घोड़े उसे पार ना कर सके और पसपा हो गए. इसके अलावा जो है जंगी मिसाल ये भी एक थी कि ताइफ की जंग में उनकी ऐमा पर मुंजनिक यानी पत्थर फेंकने की जो मशीन है उसका इस्तेमाल हुआ था. और उन्होंने जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के दौर में भी कई जंगी कारनामे अंजाम दिए. तो यहाँ पर जो है देखिए हमने उल्टा कर दिया. हमने राय पहले दी कि वो जो है बहुत बाकमाल सिपाही थे, उनकी जंगी सलाहियतें काबिल तारीफ़ थी, और फिर जो है हमने अपने इस स्टेटमेंट के लिए मिसाल दी ग़ज़वे खंदक की और ताइफ की जंग की.
तो आप जो है इस तरीके से अपना आंसर फॉर्म कर सकते हैं। फिर सेकंड पैसेज जो है वो हमारा है सियाह रोशनी से, परवीन शीर का जो लिखा हुआ है सफ़रनामे की तरह। ये जो है इसमें आपको जोहानिसबर्ग और स्वीटो वाला जो हिस्सा था वहाँ का जो है पैसेज दिया गया है कि जोहानिसबर्ग में जैसे उनका जो गाइड था केनिन, वो वहाँ पर जो है लोगों को बता रहा था जोहानिसबर्ग के बारे में। फिर जो है वो लोग स्वीटो पहुँचे और जो स्वीटो शहर का या जो स्वीटो इलाका है उसके आसपास का मतलब जो उस गरीब के घर में घुसने से पहले जो उसके आसपास का पूरा माहौल बताया गया था, उस इलाके की जो तस्वीर कशी की गई थी, वो वाला जो पैसेज है वो इधर आपको दिया हुआ है। अब इसमें सवालात क्या है, पहला जो है चौकोन मुकम्मल कीजिए। इसमें जो आपको एक मतलब स्टेटमेंट दिया है उसके लिए एक लफ्ज़ लिखना है, ये 2 मार्क के लिए। और गाइड ने जोहानिसबर्ग के बारे में जो कुछ बताया उसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो फर्स्ट पैसेज जो इसमें दिया हुआ है उसमें जोहानिसबर्ग के बारे में सब बताया जो हमें अपने लफ्ज़ों में लिखना है। फिर है स्वीटो शहर के बारे में अपनी राय बयान कीजिए। तो अब ये उसी तरीके से हमने हज़रत सलमान में किया था, उसी तरीके से कि आपको पैसेज पढ़ना है, वहाँ से रेफरेंस लेना है, यानी वहाँ से आप वर्ड्स ले सकते हैं कि क्या क्या जो है वहाँ के हालात थे या क्या क्या चीज़ें वहाँ देखी गई थी, और फिर उसके बारे में आपको अपनी तरफ से 2-3 स्टेटमेंट लिखने हैं। आंसर देखते हैं। साउथ अफ्रीका की दौलतमंदी का सबब सोने और हीरे के ज़खायर थे, और वैन के गाइड का नाम केनिन था। जोहानिसबर्ग में सोने की कान की दरियाफ्त करने वाले शख्स पहले पैसेज में दिया है जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन थे, और जोहानिसबर्ग से 20 मील के फासले पर वाक़ शहर स्वेटो था। अब जो है जोहानिसबर्ग के बारे में गाइड ने क्या क्या बताया, तो मुसन्निफ़ा का गाइड केनिन हाथ में माइक पकड़े अगली सीट पर बैठे सियाहों को जोहानिसबर्ग के बारे में बता रहा था कि जोहानिसबर्ग जो है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो कि 1895 में तामीर हुआ था। फिर नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात भी यही है। फिर वो जो है जोहानिसबर्ग की तारीख बताते हुए कहता है कि यहाँ पर सोने की कान का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ब्रेसन ने लगाया था, और कुदरती दौलत के ज़खायर की वजह से साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया भर में मशहूर है। और लास्ट स्टेटमेंट था कि जोहानिसबर्ग में गोरों की आबादी 10% है। वही सारी चीज़ें हैं, बस हमको जो है उसके जुमले हटाकर अपनी तरीके से थोड़ा लिखना है इसको। और लास्ट जो है स्वेटो के बारे में अपनी राय लिखनी थी। तो जोहानिसबर्ग से 20 मील की दूरी पर वाकई ये इलाका स्वेटो कहलाता है, और अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। ये शहर की चमक धमक से दूर एक मफलूकुल हाल इलाका था, जहाँ के रास्ते कच्चे और तंग गलियां धूल से अटी हुई थी। घर बिल्कुल मामूली से छोटे छोटे से थे, जिनकी छतें टीन की थी। बच्चे खेल रहे थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, और कपड़े भी पुराने से थे। ये सारी बातें उस पैसेज में दी गई है, लेकिन हम जो है इसको थोड़ा आगे पीछे करके थोड़ा अपने से जुमले बना के लिखेंगे। घरों के दरवाजों पर पड़ोसी बैठे बातें कर रहे थे लोग, और इलाके के हालात से साफ पता चल रहा था कि वहाँ के लोग कोई कम आमदनी के माशी सरगर्मी अंजाम देते, यानी बहुत जो है हाई क्लास पॉश या बहुत अमीर इलाका नहीं था, बहुत जो है तरक्की याफ्ता इलाका नहीं था। एक जो है पस्ता हाल खस्ता हाल जो है पिछड़ा हुआ सा मामूली सा एक जो है इलाका था, मामूली सा एक शहर था, जहाँ के लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। उन्हें शहर की चमक दमक से या बड़े चीज़ों से जो है कोई मतलब नहीं था, कि स्वेटो का इलाका एक गरीब बदसूरत और पिछड़ा हुआ इलाका था। तो ये जो है हम वो सारे हालात को देख कर या इमेजिन करते हुए हम लिख सकते हैं कि स्वेटो जो है एक बहुत ही गरीबों की बस्ती की तरह था, और बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं था, और बहुत ही बदरंग था, बिल्कुल जो है मामूली सा था, सारी चीज़ें एकदम बेसिक थी वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है, ये जो है आपको रीड करना है। गैर दरसी इक़्तिबास आपको 4 मार्क का दिया जाता है। इसमें जो है देखिए निदा फाजली के बारे में है। निदा फाजली उर्दू के मशहूर शायर, फिल्मी गीतकार और मकालमा निगार गुजरे। उनका पूरा नाम मुक्तदा हुसन निदा फाजली था, लेकिन निदा फाजली के नाम से मशहूर हुए। उनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 को ग्वालियर में हुई, और दिल्ली में उन्होंने तालीम हासिल की। उनके वालिद एक शायर थे। इब्तदाई दिनों में मुलाजमत की तलाश में मुंबई आए, और रिसाला, धर्म युग और ब्लिट्स के लिए लिखते रहे। ब्लिट्स एक अखबार का नाम है। उनका शायराना लबो लहजा लोगों को पसंद आया, मुशायरों में बुलाए जाने लगे। ग्लोकारों ने यानी सिंगर्स ने उनकी गज़लें, नज़में और गीत गाए। लफ्ज़ों के फूल, मोड़ नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, सफ़र में धूप तो होगी, खोया हुआ सा कुछ, दुनिया एक खिलौना है, उनके मजमूए कलाम है। निदा फाजली को 1998 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, और हुकूमत हिंद की जानिब से 2013 में पद्मश्री का एजाज़ दिया गया। निदा फाजली की वफ़ात 8 फरवरी 2016 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई।
तो एक तरह से जो है छोटे से इंट्रोडक्शन है निदा फाजली के बारे में, और इसको पढ़ते हुए हमको जो है 2 ही सवाल दिए, एक आपको वेब खाका दिया है निदा फाजली के बारे में पूरा करना है, और दूसरा जो है आपकी ज़ाती राय है 2 मार्क्स के लिए कि क्या शायरी को दौरे हाजिर में रोज़गार का ज़रिया बनाया जा सकता है। पहले जो हम आंसर देखते हैं वेब खाके का। निदा फाजली का पूरा नाम मुक्तदा हसन निदा फाजली। कोई एक मजमूए कलाम, बहुत से दिए हुए, आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है दुनिया एक खिलौना है। हुकूमत हिंद की जानिब से दिए गए एजाज़ का नाम, तो उन्हें हुकूमत हिंद से 2013 में पद्मश्री मिला था, और उन्होंने जो है ब्लिट्स अखबार के लिए काम किया है। अब जो दूसरा सवाल है, जो आपकी राय है, वो राय आप पर डिपेंड है। आप पॉजिटिव लिख सकते हैं, आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं। मेरी राय में जैसा मैं सोचती हूँ उसके हिसाब से जो है शायरी को हम रोज़गार का ज़रिया नहीं बना सकते, ज़रिया माश नहीं बना सकते, उससे पैसे नहीं कमा सकते। मेरी राय में आज के दौर में जो है शायरी को रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाया जा सकता। अब आप अपनी राय, सबसे पहले आपको अगर हाँ नहीं पूछा जाता तो आपको पहला स्टेटमेंट यही लिखना है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको उसकी वजूहत देनी कि आप क्यों एग्री कर रहे हैं, आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। तो मैं क्यों डिसएग्री कर रही हूँ, क्योंकि आज के साइंसी तरक्यात और माशी नज़रियात वाले दौर में अदब और शेर व शायरी के कदरदान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उसे ज़रिए माश बनाना एक मुश्किल काम है। यानी कि लोग जो है, कोई शायरी करता है, शेर व शायरी करता है, तो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी हिम्मत अफजाई या हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन इससे ज़रिए माश बनाना, इसको अपना मेन ऑक्यूपेशन बनाना, इससे पैसे कमाना एक बहुत मुश्किल काम है। दुनिया भर में मुनक्किद होने वाले जो मुशायरे हैं, उसमें हिस्सा लेने का हर शायर को मौका नहीं मिलता है। जिसके पास अपनी बात को शायरी में ख़ास अंदाज से पेश करने का हुनर है, वही शख्स इसे बआसानी ज़रिए माश बना सकता है। यानी जो जिनके कलाम में वो बात होगी, और जो लोगों से और भीड़ से हट के अपनी बात रखना जानते होंगे, वही लोग जो है वो ऐसे मुशायरों में, या जो बड़े लेवल पे मुशायरे होते हैं, वहाँ पर जो है वो जा पाते हैं, और फिर वहाँ से जो है ज़रिए माश बनाना मुमकिन है। लेकिन हर शायर के लिए जो है ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि वो शायरी करके या अदब की फील्ड में, शेर व शायरी में जो है वो अपना घर चला सके। तो ये मेरा नज़रिया है, आप लोग जो है पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हिस्सा नज़्म में। हिस्सा नज़्म जो है आपको 16 मार्क का है। इसमें सबसे पहले हमको नज़्म दी गई है, ये हमको जो है पहली नज़्म हमद है। रह गुज़र कोई हो मंजिल का तकाजा तू है, दिल ने जिस वक्त जहाँ दिल से पुकारा तू, ये जो हमद है आधी दी हुई है, और इसका ये मतलब हमारा पैसेज है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क के है। पहला है चौकोन मुकम्मल कीजिए, उसके बाद जो है शेर इक़्तिबास की रोशनी में अल्लाह ताला की सिफ़ात अपने अल्फाज में बयान कीजिए, और लास्ट है शेर इक़्तिबास से अपनी पसंद का एक शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह बयान कीजिए। अगर आप ये सवाल देखें तो ये टेक्सचुअल है, आपको जो नज़्म के बाद जो मश्क दी गई थी वहाँ से ही लिए गए हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कोई टफ़ चीज़ नहीं है, या ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं। तो जवाब देखते हैं। आंसर्स जो है वही है जो मैंने आप लोगों को Q&A की वीडियो में, क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताया था। शब का अंधेरा सजदा करता है, दिले महजू को यकीन, डूबती आस के लिए तिनके का सहारा है, और जुल्मत शब में नए दिन का वसीला है। अब यहाँ पर जो है तारीफ़ व तौसीफ़ में अल्लाह ताला हमारी कायनात और उस जैसी हज़ारहा कायनातों का खालिक है। शायर ने कहा है कि खुदाए बुजुर्ग बरतर जो परवरदिगार आलम है और कारसाज भी है, अपनी मखलूक़ात पर मेहरबान है। कायनात की हर चीज़ से उसकी कुदरत और कारीगरी ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला को मंजिल का तकाजा, दिल महजू का यकी, अंजाम ज़माना तिनके का सहारा, सरापाए नूर नए दिन का वसीला, सुबह सादिक की सफ़ेदी, शफ़क़त करने वाला, उम्मीद जगाने वाला, यकता हर शय में समाया हुआ, इन तमाम सिफ़ात से बयान किया गया है। फिर तीसरा जो था, जो कि हमको लिखना था, हमारा पसंदीदा शेर क्या है और हमको वो क्यों पसंद है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको जो शेर पसंद आता है वो लिखिए, और उसके पीछे जो वजह है वो लिखिए। मेरा शेर, मुझे जो शेर पसंद आया था वो ये था कि तू जिसे चाहे उसे तख्त दे, ताराज कर, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी आका तू है। और मुझे शेर इसलिए पसंद आया था क्योंकि शायर ने बहुत खूबसूरती के साथ वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा के मानी को शेर में बयान किया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, तख्त दे, ताज दे और सल्तनत अता करे, और जिसे चाहे उसे बर्बाद कर दे, ज़िल्लत दे दे। तो इस शेर में लफ्ज़ों के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ खुदा की हम्दो सना की गई है, और इसी वजह से मुझे शेर बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट हमारा है, ये आपको गज़ल दी गई है। गज़ल में से एक जो मतलब रिड्यूस सिलेबस को छोड़कर जो गज़लें बची है, उसमें से आपको एक जो है दी गई है। तो ये वो है, खल कहती है जैसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। पूरी गज़ल दी गई है आपको
फ़ानी की जो ये गज़ल है, और इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 6 मार्क के लिए है। और इसमें भी आपको जो है सवाल कुछ किताबी है और जो तशरीह है वो बीच में से दी गई है। तो तशरीह के लिए जो है आप लोग प्लीज़ जो उर्दू की प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से गज़ल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी आसान तशरीह मिल जाएगी, क्योंकि आप पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दर्ज शेर इक़्तिबास के काफ़ियों से खाका मुकम्मल कीजिए, यानी आपको ये लफ्ज़ इन अल्फाज के लिए जो है इक़्तिबास में गज़ल में कौन सा लफ्ज़ है वो लिखना है। उसके बाद ज़िंदगी के पशेमान होने की वजह लिखिए, और लास्ट में आपको जो है एक शेर की तशरीह है। तो पहले देखेंगे कोना, कोने के लिए शब्द आया है गोशा, शर्मिंदा के लिए है पशिमा, बहाना हैला, और खून के लिए जो है लफ्ज़ आया है लहू। उसके बाद ज़िंदगी के पशिमाने, ज़िंदगी के शर्मिंदा होने की वजह क्या है, तो शायर कहता है कि ज़िंदगी उसे आलम अदम से आलम वजूद में लाकर शर्मिंदा है। आलम अदम यानी हमेशा की ज़िंदगी, यानी जो आखिरत है या इस ज़िंदगी से अलग जो दुनिया होती है वो, और आलम वजूद यानी कि इस ज़िंदगी, ये दुनिया। तो शायर कहते हैं कि ये जो ज़िंदगी है वो इस बात से शर्मिंदा है कि उसने मुझे क्यों, मेरा वजूद ही क्यों है इस दुनिया में। शर्मिंदगी की वजह यह है कि शायर ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा नहीं कर पाया और ज़िंदगी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शायर को ज़िंदगी जीने का सलीका ही नहीं आया और इसी वजह से ज़िंदगी परेशान है और शायर के मरने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। उसके बाद जो है तशरीह है, तो तशरीह में देखिए आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हवाला लिखना है। और इसमें जो है अगर आप चलिए गज़ल नंबर आप नहीं पहचान पाते कि दरसी किताब की किस गज़ल से माखूज़ है, तब भी आपको शायर का नाम तो याद होना ज़रूरी है। तो आप हवाला ऐसा लिख सकते हैं कि मंदजब वाला शेर दरसी किताब की गज़ल 4 से माखूज़ है और जिसके शायर फ़ानी बदायनी है। या फिर आप हवाला ऐसा लिख सकते हैं कि मंदरजा वाला शेर फ़ानी बदायनी की गज़ल से माखूज़ है या ख़स किया गया या लिया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही होगा, लेकिन हवाला लिखिएगा ज़रूर, उस पर मार्क्स होते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तशरीह, शायर की आंखों की सुर्खी उन लहू की बूंदों के सबब है जो दिल से आंखों में पहुंचती है। उसी तरह शीशे से पैमाने में शराब उंडेली जाती है तो वो पैमाना भी सुर्ख दिखाई देता है। यानी कि जो सिलसिला दिल से आंखों का है वही सिलसिला शीशे से पैमाने का है। गमे रोजगार ने शायर को इस दर्जा रंजीदा खातिर कर दिया, इस दर्ज उदास कर दिया है कि उसका दिल खून हो गया है और आंखें खून के आंसू रो रही है। इसीलिए शायर कहना चाह रहे हैं कि मेरी आंखों की सुर्खी शराब की मरहूने मिन्नत नहीं, यानी ये जो मेरी आंखें जो लाल हो गई है, जो सुर्खी है मेरी आंखों में नजर आ रही है, शराब के नशे की वजह से नहीं है, बल्कि मेरा दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि मैं गमे हाय रोजगार का मारा हुआ हूँ। इसमें जो है सनद इस्तिआरा का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से आंख और खून को शीशे और आंख और दिल को जो है शीशे और पैमाने से, शीशा और पैमाना कहा गया है। उसके बाद जो है आपको एक रुबाई दी गई है 4 मार्क्स के लिए। आपको जो है रुबाई पैसेज है, मर्दान खुदा किसी के आगे न झुके, दिल शोला गम से फूक रहा था फूके, जादा अपना है और इरादा अपना, धारा क्या पत्थरों पहाड़ों से रुके। इसकी भी जो जितनी भी रुबाइयाँ आपको है सिलेबस में, उसकी जो है आप तशरीह और क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है याद गाना चंगेज़ी की रुबाई है, और इसमें जो आपको 2 ही सवाल है, एक आपको वेब खाका मुकम्मल करना है और दूसरा आपको इसका मौजू बयान करना है, यानी एक तरह से इसकी तशरीह करनी है, इसमें जो है क्या बात बताई गई है वो लिखनी है। तो शायर का नाम यास यगाना चंगेज़ी है। शायर का तखल्लुस, पहले यास था अब जो है यगाना है, तो हम यगाना लिखेंगे। काफ़ी इसमें 3 है, झुके फुके और रुके, तो आप तीनों में से जो है कोई 2 लिख दीजिएगा। इस शेर इक़्तिबास का मौजू बयान कीजिए, तो इसमें भी हवाला देना ज़रूरी है। मंदजब आला रुबाई यास गाना चंगेज़ी की तहरीर करता है। यास गाना चंगेज़ी ने अपने मखसूस लबो लहजे में अपनी इनफरादियत को कायम रखने की बात कही है, यानी कि आप जो जैसे है वैसे रहे, और जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो राह हक पर, यानी सच्चाई की राह पर, सच के रास्ते पर चलने से घबराते नहीं हैं। वो खुदा पर भरोसा रखकर राह हक में निकल पड़ते हैं, चाहे फिर उनका दिल गम और तकलीफ में मुब्तला हो, लेकिन वो परवाह नहीं करते हैं। वो मुसीबत और तकलीफ के डर से वो अपना रास्ता नहीं बदलते और ना ही अपना इरादा बदलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि धारा पत्थरों और पहाड़ों से टकराकर अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह मर्दान खुदा भी हिम्मत और हौसले के साथ मुसीबत का सामना करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहते हैं। अब आते हैं हम इजाफी मुताले पर। इजाफी मुताले के लिए आपको ड्रामा किस्सा सोते जागते का दिया गया है इस निसाब में, और आपको उसका पैसेज नहीं दिया जाएगा, तो आपको उस ड्रामे को पूरा समझना है और उसके सीन्स याद रखने
है उसके किरदार जो एटलीस्ट एक से दो किरदार जो मेन किरदार है, जैसे अबुल हसन है, खलीफा हारून रशीद है, उसकी माँ है, ये सारे किरदार तो आपने याद ही रखने हैं। उसके बारे में आपको अच्छा खासा चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि वो किरदार कैसा है, कौन है, कब का है और किससे जो है ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि आपको उस पर बेस्ड आंसर आ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको 3 सवाल दिए जाएंगे, इसमें से आपको कोई 2 करना है, हर सवाल पर 3 मार्क्स है। तो पहला है किस्सा सोते जागते का मरकजी ख्याल बयान कीजिए, यानी उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। फिर अपने किसी पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए, ये आप पर डिपेंड है। और तीसरा है खलीफा हारून रशीद के अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाने के फैसले के बारे में अपनी राय लिखिए। तो अगर मैं रहूँगी या मैं सजेस्ट करूँगी तो आपको पहले 2 सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि वो थोड़े आसान है, बनिस्बत इसकी कि आपको अपनी राय लिखनी पड़े। तो देखते हैं, हम तीनों का आंसर देखते हैं। पहला है मरकजी ख्याल, तो ड्रामा किस्से सोते जागते के जो है डॉक्टर नैयर मसूद का लिखा हुआ है, और उन्होंने इस ड्रामे के ज़रिए अखलाकी तालीम दी है। कैसे? इस ड्रामे में अबुल हसन एक बगदादी नौजवान है जो रोज़ाना पुल पर से एक मुसाफिर या सौदागर की दावत करता है। दरअसल वो एक रईस इब्न रईस था, यानी कि एक बड़े बाप की औलाद थे, अमीर था। उसकी गलत सोहबत ने उसे तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया और वो बेयारो मददगार हो गया, यानी कि गलत सोहबत ने जो है उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया और उसका जो है अब कोई साथी ना रहा उसके साथ। उसने हालात पर अफसोस ना करते हुए हालात का मुकाबला किया और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। खुदा ने भी उसकी मदद की और उसके कारोबार में बरकत दे दी। अब वो क्या करता है, किसी मुसाफिर या ताजिर के साथ खाना खाता और एक ही दिन की दोस्ती रखता। इसमें इसे यह चीज़ हमको पता चलती है कि हमें जो है अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि बुरी सोहबत का नतीजा बुरा ही होता है। और इसके अलावा हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। मेहनत, खुदा पर और अपने आप पर कामिल भरोसा जो है कामयाबी की शरात है। यानी बुरी सोहबत का नतीजा हमने देखा, अबुल हसन कैसे बर्बाद हो गया। उसके बाद जो है फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चे करता था, बिल्कुल आगे के लिए सेव करके नहीं रखता था, और आखिर में जो है उसने हिम्मत हारने की बजाय अपने आप पर भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा किया और जो है मेहनत की और अपना कारोबार शुरू किया। उसके बाद जो है इस ड्रामे की जो दूसरे किरदार थे खलीफा हारून रशीद है, तो उनके बारे में देखें तो अपनी रियाया की फलाह बहबूदी और खिदमत के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वक्त ब वक्त अपनी रियाया के हाल अहवाल और खलीफा से मुतालिक ख्यालात जानने के लिए वो भेस बदल कर गश्त लगाते थे, यानी कि जो है भेस बदल कर घूमा करते थे शहरों में, गाँव में। ये एक मुनसिफाना ख्याल के मालिक और अवाम की कदर करने वाले खलीफा की निशानी है। मुनसिफाना यानी इंसाफ पसंद और अवाम की कदर करने वाले खलीफा थे वो, इसीलिए जो है वो अक्सर अवाम का हाल जानने के लिए इस तरह से घूमते थे। हारून रशीद के इंसाफ का हाल इस बात में आया होता है कि जब अबुल हसन ने उन्हें बताया कि अगर वो खलीफा होता तो अपने इलाके के बदमाश को ऐसी सज़ा देता कि उनकी 14 तबक रोशन हो जाते, यानी उनको अच्छा सबक मिल जाता। अपने अवाम की हर ख्वाहिश की तकमील करना खलीफा का फ़र्ज़ है, इसीलिए उन्होंने जो है अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाया और उसके ज़रिए बदमाशों को सज़ा दिलाई। तो इस चीज़ में जो देखिए हमने सारी चीज़ें बता दी। हमने जो 2 मेन किरदार थे वो बता दिए, कहानी क्या थी वो बता दिए, और हमने ये भी बता दी कि इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है। तो इस तरीके से हमारे मरकज़ी ख्याल मुकम्मल होता है। अब जो है पसंदीदा किरदार है, तो ये जो है अबुल हसन, मेरा पसंदीदा किरदार अबुल हसन था। आप इसे चाहे तो हारून रशीद के बारे में भी लिख सकते हैं, खलीफा के बारे में लिख सकते हैं, और उसके लिए जो है जैसे हमने जो ऊपर वाले आंसर में लास्ट 4 लाइन लिखी खलीफा हारून की, वो चीज़ जो है आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अबुल हसन का देखें तो अबुल हसन बगदाद का एक शहरी था। गलत सोहबत इख्तियार करने के सबब उसे सख्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे कर्ज लेने की नौबत आ गई। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अबुल हसन ने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया और उसमें कामयाबी हासिल की। अब वो रोज़ाना काम करता और पुल पर से किसी एक ताजिर की ज़ियाफ़त करता। तो एक मरतबा सौदागर के भेस में पोशीदा खलीफा बगदाद हारून रशीद की उससे मुलाकात हुई, और उसने बातों बातों में उन्हें बताया कि वो अपने पड़ोसी से सख्त परेशान है और उसका बस चले तो उन्हें सख्त सज़ा दे। और तब जो है खलीफा ने उसे एक दिन का खलीफा बनाने का इरादा किया। अब अबुल हसन का किरदार पसंद क्यों था? क्योंकि उसके किरदार में एक अनोखापन था, खासकर उसके महल जाने पर अदा किए गए जो जुमले थे और तकलीफ की हालत में भी जो की गई अदाकारी थी, ये चीज़ जो है कारी को उसकी तरफ रागिब करती है, और यही वजह है कि उस ड्रामे का मरकजी किरदार और रूह रवा था। लास्ट है एक दिन का खलीफा बनाने पर अपनी राय। तो अबुल हसन की दावत के इख्तिताम पर एहसान और तशक्कुर के बाहमी इजहार के मरहले पर, यानी कि जाते वक्त जो है अबुल हसन ने खलीफा से अपने मोहल्ले के अमीर लेकिन मवाली शख्स और उसके 4 साथियों का जिक्र किया, और जज्बात की रोह में उसने ये भी बता दिया कि अगर खुदा ने एक दिन के लिए उसे खलीफा हारून रशीद की जगह दी तो वो इन लोगों का इलाज कर देगा।
खलीफा जो कि भेस बदले हुए थे वो पूछ बैठे कि किस तरीके से इलाज करेगा। तो उसने बताया कि वो इन मवालियों की पीठ पर 100 कोड़े लगवाएगा और उसके बाद जो है खलीफा ने फैसला किया कि ये जो मवाली है, जो गुंडे हैं, इनको अबुल हसन के हाथों से ही सज़ा दिलवाई जाएगी। और इसीलिए उन्होंने जो है खलीफा को, अरे अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाने का फ़ैसला किया। अब राय की बात करें तो खलीफा के इस फैसले के पीछे उनकी अदलो इंसाफ साफ नज़र आती है। उन्होंने जो ये चीज़ की वो मुकम्मल तौर से जो है उनकी इंसाफ पसंद शख्सियत को जाहिर करती है, और साथ ही ये भी चीज़ बताती है कि वो अवाम के हाल अहवाल से मुकम्मल वाकफियत रखने के लिए जो है भेस बदल कर गश्त लगाते थे। तो एक तरह से ये जो है अब खलीफा हारून रशीद को एक आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाले बादशाह की रूप में जो है दिखाती है। तो ये जो है तीनों आपको इस तरीके से आपको इजाफे मुतालिक सवालात हल करने हैं। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट सेशन पर, वो है कवायद का सेशन। बहुत सिंपल कवायद होते हैं, बहुत बेसिक कवायद होते हैं, और कवायद के लिए आपको एक खास वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूंगी। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी ग्रामर की ऑलमोस्ट सारी जो है वो तैयारियां हो जाएगी। बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो जो है ज़रूर चेक करिएगा। अब जो है ग्रामर बात करें तो 16 मार्क का ग्रामर है, और ये 16 मार्क आपके, इसमें आपको कम से कम 14 मार्क्स या 12 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना इजी इसमें जो है ग्रामर होता है। सबसे पहला जो है वो आपको आता है मुरक्कब, मुफर्रद और मखलूत जुमला पहचानने। तो मुफर्रद जिसमें एक मुब्तदा एक खबर है, यानी एक ही काम के बारे में बताई जाए। मुरक्कब यानी कि दो आज़ाद जुमले, दो जुमले जिनके पूरे मानी है उनको जोड़ा गया हो। और मखलूत जुमले यानी दो जुमले जिसमें से एक इनकम्प्लीट होगा और दूसरा कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला जुमला है, मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटाया। माया को सो जाने के लिए कहा, ये जुमला पूरा है। भोले को अपने पास लिटा लिया, इससे भी बात पूरी समझ आ रही है। और से उसको जोड़ा गया, तो ये मुरक्कब जुमला होगा। हर नाकामी में आर्जी होती है, हर नाकामी आर्जी होती है, ये जो है एक ही बात बताई गई है, तो ये मुफर्रिद होगा। उसके बाद है मुहावरे और उनकी मानों की जोड़ियाँ लगाइए। मुहावरा है बरगोबार लाना, यहाँ मैंने सीधा जवाब लिखा है। बरगोबार लाना यानी नतीजा सामने आना। कलेजा शक होना यानी बहुत दुख होना। नीचा दिखाना यानी बेइज्जती करना। और दिवाला पिट जाना यानी बहुत नुकसान होना। ये जो है सारे मुहावरे सबक नंबर 2 और 3 से लिए गए। अब है दरअसल कहावतों का मफहूम लिखिए। तो कंजूस मक्खी चूस जो है कहा जाता है ऐसे शख्स को जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। फिर है नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि भलाई कर और उसके सिले की, उसके बदले कुछ मिलने की उम्मीद ना रखो। फिर जो है आपको आएगा, इसे जो है कहते हैं असनाफ़े सुखन। असनाफ़े सुखन और सनत के लिए स्पेशली आप जो ग्रामर का वीडियो मैंने कहा है वो इन दो सवाल के लिए खास कर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी और बहुत शॉर्ट डेफिनेशंस है, ताकि आप जो है याद कर सकें और पेपर में आपको आए तो आपको लिखने में आसानी हो, टाइम भी बचे और बात भी मुकम्मल हो। यहाँ पर पहचानना है आपको ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो, तो उसे हम्द कहते हैं। और नसरी अदब की वो सिर्फ नसरी अदब की, यानी जिसमें लिखा जाता है, जिसमें शेर व शायरी नहीं होती है, जिसमें सफ़र के हालात, तजुर्बात और मुशाहिदात बयान की जाए। तो सफ़र के हालात जो है सफ़रनामे में बयान किए जाते हैं। आपको यहाँ पर पहचानने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको जो है सिन्फ देकर जो है डेफिनेशन लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। उसके बाद सनद है। सनद की जो आपको शेर दिया, आपको पहचान कर तारीफ लिखनी है। वक्त पड़े पर काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया, यानी कि जो है जब ज़रूरत पड़ती है तो काम नहीं आती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लकड़ी की तलवार होती है कि हमारे पास तलवार तो है लेकिन लकड़ी की तलवार से हम जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, हम अपनी मदद नहीं कर सकते। तो उस तरह से दुनिया भी जो है वो लकड़ी की तलवार है, हमारे किसी काम की नहीं है, बस नाम की है। तो ये जो है सनद इस्तिआरा होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया को लकड़ी की तलवार कह दिया गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि दुनिया लकड़ी की तलवार की तरह है, ऐसा कहा गया कि दुनिया लकड़ी की तलवार है। तो ये जो है सनत इस्तिआरा होगा। और इसकी तारीफ जो है हुरूफ तशबीह के बगैर, यानी कि जैसे शब्द से जो लफ्ज़ होते हैं, तरह, जैसे कि, इस तरह, ये सब जो है हुरूफ तशबीह होते हैं। हुरूफ तशबीह के बगैर एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देना सनत इस्तिआरा कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हिदायत के मुताबिक दर्ज सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। इसमें जो है जो भी आपका टेक्सचुअल ग्रामर होता है, नहीं सबक के बाद जो आपको ग्रामर दिया होता है छोटा छोटा, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें जो है 2-3 चीज़ें जो है टर्म आती है, जैसे कि हुरूफ इजाफत है। हुरूफ इजाफत
यानी कि जो का की के होते हैं, सॉरी हुरूफ जार यानी का की के, हुरूफ इजाफत भी जो है इस तरीके के जो लफ्ज़ होते हैं का की के, से, में, ने, ये सारे जो है हुरूफ इजाफत होते हैं। वावे अतफ यानी कि जो लफ्ज़ वाव से जुड़ के बने होते हैं, जैसे कि बर्गो बार है, फ़हम व फ़िरासत, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जो है इसे आप इजाफ़ी तरकीब के नाम से भी देख सकते हैं। तो ये कैसा होता है, इजाफ़ी तरकीब जब आपको अगर सिर्फ पहचानने के लिए कहा जाए तो गुब्बारे खातिर के खतूत, ये इजाफ़ी तरकीब होगी। अब अगर इसके हिस्से कहा करने, इसके जो हिस्से करने के लिए कहा जाए तो फिर आपको मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और जो है हुरूफ इजाफ़त बताना होगा। अब कैसा है, जो पहला आता है ना वो होता है मुज़ाफ़ इलैह यानी कि गुब्बारे खातिर। मुज़ाफ़ इलैह यानी कि जिसके बारे में से कहा जा रहा है, यानी जिस नाउन को कनेक्ट किया जा रहा है। और जो सेकंड आता है वो होता है मुज़ाफ़ यानी कि खतूत, और ये जो का की के से जुड़ा होता है ना उसे कहते हैं हुरूफ इजाफ़त। तो पहले जो आता है वो मुज़ाफ़ इलैह, उसके बाद जो आता है वो मुज़ाफ़ होता है, और का की के जो है वो हुरूफ इजाफ़त होता है। ये चीज़ याद रखिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियरली याद रखिए। उसके बाद जो है फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। तो ये चीज़ जो है आप कोई गाइड यूज़ करते हैं नवनीत की या तरक्की तालीम की, या फिर आप कोई ग्रामर बुक यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पूरी फ़हरिस्त मिल जाएगी। या अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर हैं तो उस पर जो है मैं आप लोग को ये PDF दे चुकी हूँ ग्रामर की, और वहाँ से अगर आप ग्रुप पर नहीं है तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर जो है फाइल्स में आपको PDF मिल जाएगी ग्रामर की, उसमें पूरी लिस्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। तसनीफ़ करने वाले को जो है मुसन्निफ़ कहा जाता है, और तरतीब देने वाले को मुरत्तिब कहा जाता है। मुरत्तब नहीं कहा जाता है, मुरत्तिब कहा जाता है। मुरत्तब यानी कि तरतीब दिया हुआ, और तरतीब देने वाला जो है वो मुरत्तिब होता है। उसके बाद जो है अल्फाज की ज़िद लिखिए, संजीदा गैर संजीदा होगा, ख़रीद का फ़रोख्त होगा। उसके बाद मोल तोल जैसे 2 लफ्ज़ लिखिए। तो ये जो है जैसे आस पास, आना जाना, ऐसे जो है लफ्ज़ होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना मोल तोल, वैसे आस पास, आना जाना, ऐसे जो हम बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जुमले, वैसे लफ्ज़, वैसे जो लफ्ज़ लिखने हमको। मुनासिब साबिका और लाहिका लगाकर हर एक से बामानी लफ्ज़ बनाकर लिखिए। साबिका और लाहिका, साबिका जो शुरुआत में लगता है, लाहिका जो लास्ट में लगता है यानी आखिर में लगता है। तो बा जो है साबिका है, बा अदब, बा मुलाहिज़ा, बा कमाल, बाइज़्ज़त, ये सारे जो है लफ्ज़ बन सकते हैं यहाँ पर। और नाक जो है लाहिका है, तो ख़तरनाक, खौफनाक, हैबतनाक, और भी जो है आप 4-5 बना सकते हैं। और हमेशा जैसे आपको यहाँ पर एक बनाने के लिए कहा गया ना, तो आप कोशिश करें 2 से 4 जो है आप लिख कर आए, कि अगर कभी कोई इनकेस गलत हुआ तो आगे ऑप्शन रहे, तो इसलिए 2-4 लिख के आ जाने का। अब जो है आते हैं तहरीरी महारत पर। आपको तहरीरी महारत से पहले जितने भी सवाल हैं ना उसमें जल्दी करनी चाहिए, ताकि आपके पास तहरीरी महारत के लिए, राइटिंग स्किल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा रहे। तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले जो है हमारा लेटर राइटिंग आता है, और लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, पैटर्न क्या है, कौन सी टिप्स इस्तेमाल करनी है, आप किस तरीके से जल्दी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने एक वीडियो में बता दी है, जो कि आपको राइटिंग स्किल वाली प्लेलिस्ट में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें जो है आपको ये मिल जाएगी वीडियो, तो वो भी ज़रूर चेक करिएगा। तो ये जो है एक सवाल है, जितनी खुशी उतना शोर, ऐसा एक आर्टिकल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, और वो आर्टिकल क्या है, दुनिया के तमाम लोग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्यौहार मनाने का हमारा तरीका बिल्कुल मुनफरिद है। हमारे त्योहारों पर इतना शोर होता है कि कान बहरे हो जाते हैं। बाज़ गैर मुल्की इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि हमारी तकरीबात गालिबन मुर्दों को उनकी कब्र से जगाने के लिए होती है, लेकिन इसका ठोस सबूत हासिल नहीं हो सका। अलबत्ता हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे शोर से अक्सर लाशें बेचैनी महसूस करती होगी। यानी ये जो है थोड़ा सा तंजिया मजमून है कि हमारे हिंदुस्तान में जब भी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो इतनी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, इतना शोर होता है उसमें कि ऐसा लगता है कि जो ज़मीन के अंदर गड़े हैं, जो लाशें हैं, उनको भी जब जो है बेचैनी होगी, इतना ज़्यादा शोर होता है। तो इसमें जो हमको 2 ख़त है, एक रस्मी ख़त है, पुलिस कमिश्नर को लिखना है और उनको बताना है कि त्योहारों के मौके पर होने वाले शोर के असरात क्या है, और उनसे दरख्वास्त करनी है कि इसको ख़त्म किया जाए। और गैर रस्मी जो है वो हमें अपने दोस्त या सहेली के नाम लिखना है, और उनको बताना है कि त्योहारों पर होने वाले जो शोर शराबे उसके नुकसानात क्या है, और उनको कहना है कि आप इसके खिलाफ एक तहरीक चलाइए। पहले हम रस्मी ख़त देखेंगे। रस्मी ख़त का पैटर्न यही है, ऊपर जो आप जिसको ख़त लिख रहे हैं पहले डेट लिखनी है, फिर जिसको ख़त लिख रहे हैं वो, उसके बाद मौजू, उसके बाद पैसेज, और नीचे जो भी ख़त लिख रहा है यानी हम जो है उनका नाम। तो डेट हम लिखते हैं 1 नवंबर 2021 की। इसमें जो हम दिवाली का जो है जिक्र करेंगे,
क्योंकि पटाखों की वजह से शोर, ये काफ़ी आसान सी बात है लिखने के लिए। और इसके अलावा आप जश्न ईद मिलाद जो होता है उसमें भी बहुत जुलूस वगैरह जो निकाला जाता है उसमें भी बहुत जो है डीजे वगैरह इस्तेमाल होता है, बहुत शोर शराबा होता है, वो वाला रेफरेंस भी आप दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है शोर की बजाय पानी की आलूदगी या जो है त्योहारों के असरात आए तो आप होली का भी रेफरेंस दे सकते हैं। पानी की आलूदगी में आप होली का रेफरेंस दे सकते हैं। पानी बहुत ज़ाय होता है उसमें, प्लस जो है इतना रंगों का इस्तेमाल होता है, जो पानी के ज़खायर है वो गंदे होते हैं, फिर जो है वो रंग छुड़ाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो वाले रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। या फिर आप अपना क्रिएटिव दिमाग चलाकर जो है कोई त्यौहार में से ऐसे पोल्यूशन वाला टॉपिक्स निकाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पर दिवाली का रेफरेंस दिया है। दो मोहतरम पुलिस कमिश्नर साहब, मुंबई महकमा पुलिस मुंबई, ये हमारा छोटा सा एड्रेस हो गया। मौजू है त्यौहारों में शोर होने के असरात के मुतालिक। पहले जो हम लिखेंगे मुकर्रमी आदाब, जो हमारे अलकाब होते हैं, और उसके बाद बस एक ही लाइन, क्योंकि रस्मी ख़त है, हमको बहुत ज़्यादा हाल अहवाल पूछना नहीं है। उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे, यानी कि उम्मीद करती हूँ आपका जो मूड है वो ठीक होगा। अब यहाँ सीधा हम बात शुरू कर देंगे, तो ये लाइन आप याद कर सकते हैं, उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे। गर्ज ये है कि, इतना आप याद कर सकते हैं। गर्ज ये है कि का मतलब होता है कि इस ख़त को लिखने की वजह ये है कि आज के हिंदुस्तान समाचार के अखबार में जितनी खुशी उतना शोर मौजू से मैंने एक मजमून पढ़ा और उसी मुतालिक आपको तहरीर कर रहा हूँ। आपको सवाल में दिया गया था कि आपने जो है वो मजमून पढ़ा है कहीं पर, तो मैं जो है ऐसी एक ख्याली न्यूज़पेपर ले लिया, हिंदुस्तान समाचार में जो है मैंने मजमून पढ़ा था और इसी के मुतालिक आपको तहरीर कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक सकाफती मुल्क है और हमारे यहाँ पर हर किस्म के जो है त्यौहार बड़ी जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। आने वाले हफ्ते में दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली शायद 4 तारीख को थी, तो हमने थोड़ा सा डेट उससे पहले की रखी है। लोग खास तौर पर बच्चे जो है वो पटाखे फोड़ेंगे। इन पटाखों से बहुत शोर होता है जो कि इंसानी कान के लिए मुज़िर है। इसके अलावा इन पटाखों को फोड़ते वक्त हादसा भी पेश आ सकता है और ये सूती और फिज़ाई आलूदगी का बाज़ भी है। सूती यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन, फिज़ाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन। तो दोनों भी चीज़ जो है पटाखे से होती है। साथ ही लोग गाना बजाना करने के लिए लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि सूती आलूदगी का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो यहाँ पर हमने उनको बता दिया कि ये मजमून था और इसमें जो है त्यौहारों के मुतालिक बात थी और उसके मुज़िर असरात भी बता दिए। अब हम दरख्वास्त करेंगे कि मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस सूती आलूदगी को रोकने के लिए जल्द अज जल्द कदम उठाएं। मुंतखब और गैर मुज़िर पटाखों का इस्तेमाल, लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल या कम आवाज़ पर गाना बजाना जैसे तरीक़ों से शोर में कमी की जा सकती है। यानी हम सजेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसे पटाखे जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो और लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल करके जो हम इस जो है सूती आलूदगी के शोर को कम कर सकते हैं। इस खत के साथ मैं वो मजमून का तराशा भी भेज रहा हूँ। लास्ट में आपको सवाल में दिया होता कि जो है लेटर में आपने वो मजमून भी अटैच किया है। उम्मीद है कि आप हमें मायूस और नाउम्मीद नहीं करेंगे और इस मसले का जल्द अज जल्द हल निकालेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात रखनी, क्योंकि रस्मी ख़त है। एक जिम्मेदार या बेदार शहरी, अलिफ बे जीम, आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, 104 वंडर्स पार्क मुंबई 442387। बिल्कुल ख्याली एड्रेस है और ये एड्रेस मैंने इतने सालों से बना रखा है। मुझे जब भी कहीं भी जो है अगर किसी पेपर में या किसी बुक में लेटर लिखना होता है, यानी इस तरह के सवालों में लेटर लिखना होता है, तो मैं अक्सर यही एड्रेस इस्तेमाल करती हूँ। तो आप ये एक एड्रेस बना लीजिए और सारी लैंग्वेजेस में उसी को इस्तेमाल करिए, बहुत आसान होती है वो चीज़। फिर अब आते हैं गैर रस्मी ख़त पर। ये मैं चाहती हूँ आप लिखे, आप खुद से लिखे। वैसे मैं अगर सजेस्ट करूँ ना तो मैं आपको हमेशा कहूँगी कि आप जो है पेपर में रस्मी ख़त अटेम्प्ट करिए। क्योंकि रस्मी ख़त में ना चीज़ें कम लिखनी होती है और रस्मी ख़त में आपको बहुत ऑफिशियल लिखना होता है ना, बहुत फॉर्मल टोन में लिखना होता है। आप जो है उसमें घर की बातें, दोस्तों की बातें नहीं लिख सकते, आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी होती। तो वो चीज़ जो है आपका टाइम सेव करेगी, प्लस उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको अपनी लफ्ज़ों के खेल नहीं दिखाने पड़ते, बहुत ज़्यादा जुमले नहीं बनाने पड़ते, बहुत फिक्स से जुमले होते हैं। जैसे शुरुआत में उम्मीद है कि मिजाज ग्रामी बखैर होंगे, लास्ट में जो है उम्मीद करती हूँ आप हमें मायूस नहीं करेंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। तो ये सारी लाइन फिक्स होती है, तो इसीलिए जो है आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको लेटर की प्रैक्टिस करनी है तो आप रस्मी ख़त अटैम्प्ट करिए, और रस्मी ख़त जो है बहुत आसान होता है लिखने में। गैर रस्मी की बात करें, ऊपर आपको तारीख डालनी है, उसके बाद आपको ये लेटर अपनी सहेली को लिखने के लिए कहा गया, दोस्त को लिखने के लिए कहा गया। तो मेरी प्यारी सहेली जो भी नाम है, उसके बाद जो है पूरा पैसे, मतलब आपको पहले लिखना है कि उम्मीद करती हूँ मैं कि मतलब तुम ठीक होंगी, घर वाले ठीक होंगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ, और जो है थोड़ा बहुत लिखना है कि मतलब मैं आजकल इस चीज़ में मसरूफ़ थी या ये चीज़ कर रही थी।
फिर जो है तुमको मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना होगा कि तुम जैसा कि जानती हो अगले हफ्ते दिवाली आ रही है और तुम जो है मतलब जो भी असरात हमने यहाँ बताए, पटाखों से शोर होता है, हादसों का शिकार होता है, ऐसी सारी चीज़ें मेंशन करना है। और फिर लिख सकते हैं कि आप जो है ख्याल रखें और जो है कोशिश करिए कि आप इस शोर में अपने लेवल पर कमी ला सके, और अगर हो सके तो जो है इसके खिलाफ तहरीक भी अपने इलाके में चलाएगा। फिर मकतूब निगार का नाम यानी हमारा नाम और हमारा पता। अगर आपको इसके जो पैसेजेस है उसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो वो लेटर वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको बने बनाए पैसेजेस मिल जाएंगे, तो उसमें जो है आपको बहुत आसानी होगी लेटर लिखने में। गैर रस्मी लेटर आपको थोड़ा बड़ा लिखना होता है, जिस तरह का रस्मी लेटर है उतना शॉर्ट नहीं लिख सकते आप लोग, इस पर मार्क्स उतने ही होते हैं बट आपको लिखना ज़्यादा होता है। सो ये जो है हमारा लेटर है। टोटल लेटर जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 6 मार्क्स का। उसके बाद जो है आपको या तो लेटर करना है या फिर आपको जो है यहाँ पर दिया गया है समरी करनी है। समरी भी जो आप वीडियो देख सकते हैं। समरी बहुत आसान होती है जिनको बात एक्चुअली शॉर्ट करने आए, वरना फिर आप जो है लेटर के लिए जा सकते हैं। तो समरी जो आपको पढ़ के 1/3 अल्फाज में लिखना है। यहाँ पर जो है दिया गया है कि अमरीकी मज़ानिगार जॉश बिलिंग्स ने कहा था कि दवा में लुत्फ़ मज़ा नहीं होता, लेकिन हंसी मजाक में दवा का असर होता है। यानी तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हमारी बहुत सी बीमारियों का सबब परेशानी, तनाव और दबाव होता है। इसीलिए अगर हम ज़िंदगी के बारे में अपना अंदाज़ फ़िक्र बदले, खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े, तो यकीनन हम अपनी बहुत सी जिस्मानी तकलीफ़ों से हंसते हंसते छुटकारा पा लेंगे। सख्त दबाव के वक्त हंसी हमारी मदद करती है। साइंस से भी साबित हुआ है कि हंसी या दूसरे लफ्ज़ों में शगुफ्ता मिजाजी यानी कि जो खुश मिजाजी है वो हमारे हाजमे को बेहतर बनाती है, जिस्म में हार्मोन के इस्तिखराज में बाकायदगी लाती है और इसी तरह हमें बीमारियों की दफ़ा की क़ुव्वत हासिल होती है। हंसने से जिस्म में पैदा होने वाला जहर खारिज होता है और हम जिस्मानी और जहनी तौर पर ताज़ा दुम हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 10 मिनट जॉगिंग करने से 100 मरतबा हंसना ज़्यादा बेहतर है। अब इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट क्या था बताना, पहला जो अमरीकी मज़ानिगार जॉश बिलिंग्स ने कहा था वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बतानी। फिर जो नेक्स्ट 5 लाइन है उसको आपको बिल्कुल अपने लफ्ज़ों में लिखना है। यानी कि उसमें क्या बात बताई गई है कि हमारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको जो है हम ज़िंदगी का नज़रिया बदले और जो है खुश मिजाजी हो जाए और उम्मीद का दामन ना छोड़े, तो हम उन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक हंसी वाला मिजाज या खुश मिजाजी से जो है हम अपनी तकलीफ़ों से आसानी से निपट सकते हैं। और साइंसी फ़वाद देखें तो हमारे जिस्म में हाजमे को बेहतर करती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत देती है। और फिर लास्ट लाइन जो है 10 मिनट जॉगिंग करने से 100 मरतबा हंसना ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले तो आपको समरी में टॉपिक देना है। तो हंसी एक कुदरती इलाज, ये मेरी तरफ से दिया हुआ टॉपिक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। दवा में लुत्फ़ मज़ा नहीं होता, लेकिन हंसी मजाक में दवा का असर होता है, जॉश बिलिंग्स। ये मैंने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया उनका कोटेशन। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हंसी खुशी पुरुम्मीद ज़िंदगी गुजारने से हमारे तनाव और कई परेशानियों में कमी होती है। नेज़ जिस्मानी फ़वाइद में बेहतर हाजमा, क़ुव्वत मुदाफ़अत और जिस्म में ताज़गी शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्जिश से बेहतर है कि 100 मरतबा हंस लिया जाए। इतना बड़ा पैराग्राफ को आपको इतना ही शॉर्ट जो है बनाना है। तो आसान है वैसे, जिनको एक्चुअली चीज़ें समझ आ जाती है फिर वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो ये जो है समरी थी। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए यहाँ पर आपको 3 सवाल दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 2 करना है। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट है, खबर नवेसी या फिर रिपोर्ट राइटिंग है और फिर कहानी है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट के लिए तो बिल्कुल जाइए ही, और फिर खबर या कहानी में से जो चीज़ आपको आसान लगे। खबर जो है आसान होगी, शॉर्ट लिखना होता है, कहानी में बहुत थोड़ा लंबा लिखना होता है। तो मेरे हिसाब से जो है आपको एडवर्टाइजमेंट और ख़बर के लिए जाना चाहिए। दोनों सवाल मतलब हर एक सवाल पर जो है 5 मार्क्स हैं। पहले जो है हम देखेंगे इश्तिहार में जो है आपके दोस्त के वालिद ने कराटे की क्लास शुरू की है, तो उसका एक इश्तिहार बनाना है। इश्तिहार किस तरीके से बनाना है, कौन से पॉइंट लेने हैं, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ नहीं ऐड करनी है, सारी चीज़ें मैंने जो है आपको एडवर्टाइजमेंट मेकिंग वाले वीडियो में बताई थी। राइटिंग स्किल वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो है इसमें हमको नुकात डालने हैं कि छुट्टियों में खुसूसी क्लास है ये कराटे की। वाइट, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लैक बेल्ट की तरबियत दी जाती है। फिर कराटे से होने वाले फ़ायदे बताने हैं और मकाम, फ़ीस और राब्ता बताना है। राब्ता यानी कॉन्टैक्ट बताना है। तो ये जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट है।
ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एडवर्टाइजमेंट बनाते वक्त आपको पेंसिल, स्केल, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आप कोई कलर पेन दूसरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रेड तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। रेड पेन का जो इस्तेमाल कभी भी पेपर में नहीं किया जाता है। तो जो है ब्लैक और ब्लू से इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल किया है। तो हमको जो बताना है कि ये जो है छुट्टियों में खुसूसी क्लास है, तो अपने फारिग वक्त को इस्तेमाल में लाएं और आज ही ज्वाइन कीजिए। यानी हम जैसे ना आपका फ्री वक्त जो है उसको इस्तेमाल में लाइए और आज ही ज्वाइन कीजिए नॉकआउट कराटे क्लासेस। नॉकआउट इंग्लिश वर्ड है, आप दूसरा भी कोई नाम दे सकते हैं, नॉकआउट कराटे क्लासेस। इसमें फिर जो है हम ये चीज़ लिख देंगे कि हमारे यहाँ वाइट, येलो, रेड, ग्रीन और ब्लैक बेल्ट की खुसूसी तरबियत दी जाती है। फ़ायदे हमने बता दिए, ज़ाती दफ़ा, पुरएतमाद शख्सियत, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी और दीगर जिस्मानी फ़वाइद है। फिर जो हमने फ़ीस लिख दी है 3,500 रुपये, वक्त लिख दिया 8 से 10 या 5 से 7, और राब्ता और एड्रेस भी लिख दिए 104 गांधीनगर मुंबई, और हाशिम सर जो है फ़ोन नंबर भी डाल दिया है। तो ये जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमको दी गई थी, खबर लिखनी है कि यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई, और इसके जो है मेहमान खुसूसी थे MH फारूकी, ये माहिर तालीम है, और मकाम था न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल कल्याण। खबर नवेसी का वीडियो भी मैं जो है बना चुकी हूँ, और उसमें जो आपको सारी तरीके के सवाल जो इसमें पूछे जाते हैं उसके सारे आंसर्स के साथ आपको दिख जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। तो जो है हम देखते हैं, इसमें भी जो है टाइटल देना ज़रूरी है। यौम आज़ादी की तकरीब मनाएगी, तो हम हेडिंग डालेंगे न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल कल्याण में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। सबसे पहले जो आपको डेट और जगह लिखनी है, तो 16 अगस्त 2021 कल्याण, आपको जो है सवाल में ही जगह दे दी गई तो आप वही लिखेंगे। उसके बाद जो है भारत की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कल्याण की मशहूर और मारूफ स्कूल न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल ने यौम आज़ादी की पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया। कोई भी तकरीब होगी, आप इसी तरह के जुमले में सिर्फ जो है डेट, जगह और नाम बदल कर लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमको पूरा प्रोग्राम बताना है, अब आप खुद इमेजिन करें, अगर आप किसी इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में जाए तो वहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले परचम कशाई यानी झंडा बंधन होता है, उसके बाद राष्ट्रगीत पढ़ा जाता है, उसके बाद जो है कुछ प्रोग्राम होते हैं, स्पीच होती है, गीत होती है, तो वही सारी चीज़ें हमको लाइन से लिखनी है। 15 अगस्त 2021 को कल्याण में मौजूद न्यू नेशनल उर्दू हाई स्कूल ने यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया, जिसकी सदारत मोहतरमा रुखसाना साहिबा ने की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी में शहर के मशहूर माहिर तालीम MH फारूकी की मौजूदगी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। ये चीज़ जो हमको सवाल में मेंशन थी। इसके अलावा दूसरी शख्सियतों का नाम आप अपने से ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर सलीम खान ने इस तकरीब में बतौर मुकर्रीन यानी तकरीर के लिए जो है शिरकत की थी। तकरीब का आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ। फारूकी साहब के हाथों परचम कशाई की गई और उसके बाद हश्तुम जमात के तलबा ने राष्ट्रगीत पढ़ा, यानी ये जो हमने झंडा बंधन और राष्ट्रगीत बता दिया। उसके बाद सकाफती तकरीब का आगाज़ हुआ, यानी जो दूसरे प्रोग्राम थे, कल्चरल प्रोग्राम थे, उनका आगाज़ हुआ। तकरीब की इब्तिदा खुदा के कलाम से हुई और उसके बाद हमद और नात पेश की गई। उसके बाद स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा सिद्दीकी जीनत ने यौम आज़ादी के मौजू पर पुरजोश तकरीर की। ये जो हमने प्रोग्राम बता दिया। उसके बाद जब हमने ऊपर मेंशन किया था कि डॉक्टर सलीम खान साहब मुकर्रीन बनकर आए थे, यानी तकरीर करने वाले थे, तो एक तकरीर उनकी लिखेंगे। डॉक्टर सलीम खान साहब ने आज के भारत में नौजवान के किरदार पर रोशनी डाली और तलबा को भारत के तारीख़ी हालात से आगाह किया। स्कूल के इंतज़ामिया, सदर और अराकीन, मेहमानान सभी का फूल और तहाइफ से इस्तकबाल किया गया। आखिर में शशुम हफ्तुम यानी 6th और 7th जमात के तलबा ने यौम आज़ादी के मौजू पर ड्रामाई गीत पेश किया, यानी ड्रामाई गीत यानी ड्रामा पेश किया, लेकिन थोड़ा सा जो है गीत के अंदाज में था, ये शेर के अंदाज में था। प्रोग्राम का इख्तिताम सुपरवाइज़र मोहतरमा शबाना साहिबा के इजहार तशक्कुर से हुआ, यानी स्पीच ऑफ थैंक्स। इस तकरीब की निज़ामत 9वीं जमात की तालिबा अंसारी शबनम ने बखूबी अंजाम दी। नाजरीन में यानी कि ऑडियंस में स्कूल के स्टाफ और तलबा के अलावा इलाके के दूसरे लोग भी शामिल थे। तमाम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा ने अपना रोल बखूबी अदा किया। इस तकरीब की कामयाबी पर स्कूल वालों को मुबारकबाद। ये जो लास्ट की लाइन है ये फ़िक्स होती है अगर आप किसी स्कूल की तकरीब लिख रहे हैं तो ये चीज़ जो है ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारी ख़बर है, और वो ख़बर वाला वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा अगर आपको इस सवाल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। उसके बाद लास्ट हमारा है कहानी मुकम्मल कीजिए। अब ये कहानी जो है ना ये आप पर देखिए, कोई भी कहानी हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, हम उसमें अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं, तो इसीलिए कोई एक कहानी
जो है मतलब एक कहानी को कई अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है। यहाँ पर जो नुकात दिए कि एक गांव में कहत पड़ा, जमींदार ने सबको जो है रोटियां बांटी, लड़की का सबसे छोटी रोटी लेना और उस रोटी में से सोने का सिक्का निकला और जमींदार के पास जब वो वापस आई और सिक्का लौटाई तो उसने इनाम पाई। अब जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि एक गांव में जो है कहत पड़ा था। सो मैं एकदम शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ, फिर आप जो है उसे अपनी तरीके से लिख सकते हैं कि इंट्रो में आप लिखेंगे एक गांव में सख्त जो है कहत पड़ा था और वहाँ पर जो एक अमीर ज़मींदार था, उसने सोचा कि गांव वालों की मदद की जाए और रोटियां बांटी जाए। तो उसने जो है बहुत सारा आटा मंगवाया घर में और जो है मतलब आटा गूंद कर रोटी, बहुत सारी रोटी बनवाई और जो है उसको बांध कर लेके चला गया गाँव वालों को बांटने के लिए। गाँव वालों में सबको जो है वो बांट रहा था, तभी जो है एक छोटी सी लड़की ने जो है उसमें से सबसे छोटी रोटी जो थी वो ले ली, ये सोचकर कि मैं तो छोटी सी हूँ तो इतनी बड़ी रोटी कहाँ ख़त्म कर पाऊँगी, तो उसने छोटी सी ले ली। उस रोटी में से सोने का सिक्का निकला और फिर जो है वो ऐसा आप थोड़ा सा सीन डाल सकते हैं कि उस लड़की के दिल में आया कि वो जो है अपनी पसंद की चीज़ खरीद ले इस सिक्के से, लेकिन जो है उसके वालिद ने, उसकी वालदा ने उसे सिखाया था कि जो चीज़ हमारी नहीं है या जो जो दूसरों की चीज़ हमें मिली है उस पर हमारा कोई हक नहीं होता है। और फिर जो है उसने सोचा कि वो कल ज़मींदार के पास जाकर वो सिक्का लौटा देगी। जब वो सिक्का लौटाने वापस आई तो यहाँ आप देखें दो ट्विस्ट डाल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि रोटी बनाते वक्त जो है गलती से वो सिक्का आटे में मिक्स हो गया, वैसे वो चीज़ ज़्यादा सेंसिबल नहीं है लेकिन आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़मींदार ने जानबूझ के किसी रोटी में सिक्का डाला था ताकि वो जो है गाँव वालों की ईमानदारी देख सके और फिर जो है उसने उस लड़की को बहुत सा इनाम दिया और उसकी पसंद की चीज़ें उसको खरीद कर दे दी। तो इस तरीके से जो आप स्टोरी लिख सकते हैं, हो सकता है आपके दिमाग में इस चीज़ को पढ़कर मुझसे बेहतर स्टोरी आई हो, आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये स्टोरी वाली चीज़ जो आपकी बिल्कुल पर्सनल है। वैसे मैं अभी भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है एडवर्टाइजमेंट और ख़बर की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, वो आसान है लिखने में स्टोरी की वजह से, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है 8 मार्क्स का ग्रामर बोल रही हूँ, एसे। आपको एक मजमून लिखना है, आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे, आपको हमेशा 3 टॉपिक, आज तक पेपर में 3 टॉपिक दिए गए हैं। पहला जो है थोड़ा समाजी होता है, समाजी या सियासी होता है, और दूसरा जो है थोड़ा सा अपने से लिखने वाला होता है, या आप कह सकते हैं मज़ाहिया होता है, या जो है ख़ुद का कोई एक्सपीरियंस बेस होता है, और तीसरा जो है आप बीती होती है यानी कि ऑटोबायोग्राफी होती है किसी भी अपनी या किसी भी गैर जानदार चीज़ की। तो ये जो है 3 आपके सामने है। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मज़ाहिया लिखना है, और एक पुराने अखबार की आप बीती। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान मजमून मैं आपको आगे एग्जाम्पल के लिए लिख के बता रही हूँ, और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये जो है बिल्कुल आप अपने एक्सपीरियंस पे लिख सकते हैं। मज़ाहिया लिखना है तो आप जो है आप कुछ ऐसे किस्से लिख सकते हैं जिसमें जो आपके दोस्तों ने आपको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया हो, और आखिर में जो है आपने थक हार कर, उनकी जो इन सारी हरकतों से थक हार कर आप कह रहे हैं कि बस अब बस अल्लाह मुझे मेरे दोस्तों से बचा लो। इस तरीके से मज़ाहिया आप लिख सकते हैं। और एक पुराने अखबार की आप बीती बहुत आसान होती है लिखनी, बस आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझनी आनी चाहिए। अब पुराने अखबार की आप बीती देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि आप जो है ट्रेन में एक जगह जा रहे थे और आपके पास जो है कुछ था नहीं, आपके फ़ोन की चार्जिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, तो आपने जो है वहाँ पर सीट पर पड़ा एक अखबार उठाया और यूं ही जो है अखबार पढ़ने लगे, तभी आवाज़ आई कि मतलब मैं अखबार बोल रहा हूँ, और फिर जो है अखबार ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि मैं अखबार हूँ, आज से कई सालों पहले, आज से कई दहाई पहले जो है मेरी बहुत अहमियत हुआ करती थी, लोग जो है मुझे बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे, मैं मोबाइल फ़ोन आने से पहले जो है मैं ही सब कुछ था, लोग मुझसे ही ख़बर हासिल करते थे, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है अलग अलग कहानियाँ, नज़्में मुझ में पढ़ा करते थे, जो खेल दिए होते थे आखिरी सफ़े पर वो खेला करते थे। और फिर जो है धीरे धीरे जैसे ही मोबाइल फ़ोन आया तो मेरा वजूद ख़त्म होते जा रहा है, और मेरा वजूद भी अब तरक्की याफ्ता हो गया है, जदीद हो गया है। अब मैं जो है इंटरनेट पर मिलने लगा हूँ, यानी आप सारी ख़बरें जो आप नेट पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अखबार ने अपनी कहानी सुनाई, या आप लिख सकते हैं थोड़ा फिल्मी कि अखबार पढ़ते पढ़ते जो है आपको नींद आ गई और आप सो गए और आपने ख्वाब देखा कि आप अखबार हैं। ये नज़रिया बहुत क्रिएटिव होगा अगर आप इसको लिख सकें, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जो है ना मजमून के लिए बहुत टाइम मिलना चाहिए, तो अपना जो पेपर है वो फास्ट करने की कोशिश करिए कि आप जो है राइटिंग स्किल में टाइम दे सकें।
और एक चीज़ ये है कि जब आपको पेपर मिलता है ना, आप तभी मजमून का टॉपिक देख लीजिए, ताकि पूरा पेपर लिखते वक्त आप जो है मजमून के पॉइंट्स जमा कर सकें। तो इस तरीके से ये तीनों मजमून होगा। पहला वाला हम लिखने वाले हैं। और जो समाजी मजमून होते हैं ना, वो बहुत आसान होते भी है वैसे भी लिखने के लिए, क्योंकि उसमें जो है बहुत फैक्ट बातें होती हैं, बहुत सीधी सीधी बातें होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने से या सोच के लिखना नहीं होता है। तो ये देखते हैं, मेरे ख्वाबों का भारत, ये मजमून मेरा लिखा हुआ मजमून है, मेरा पर्सनल लिखा हुआ मजमून है, और मुझे बहुत पसंद है ये मजमून। कई सालों पहले जो है मैंने कंपटीशन के लिए लिखा था और जीता भी था। तो ये जो है, इसमें बताना है आज का भारत और मेरे ख्वाबों का भारत कैसा है। तो हम जो एक शॉर्ट इंट्रो देंगे कि भारत को बरतानवी हुकूमत से आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में भारत ने हर तरह की तरक्की की। जैसे कि पहले वजीर आजम पंडित नेहरू ने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर खास ध्यान दिया, और उनके इस ध्यान की वजह से जो है भारतीय साइंसदानों ने कई इजादात करके दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। भारत में जो है जौहरी तवानाई, मिसाइल्स, मोबाइल और नई नई टेक्नोलॉजी की आमद हुई। इसके अलावा भारत में खलाई तहकीक भी कामयाबी से हुई, और आमदोरफ्त के जदीद ज़राए भी भारत में शुरू हुए। मेट्रो ट्रेन का चलन भी शुरू हो गया है। भारत ने सनती तरक्की तक की, जिसमें कीमियाई खाद, फौलाद, रेल के डब्बे, जहाज साजी ऐसे बड़े बड़े कारखाने शामिल हैं। भारत ने खेल के शोबों में भी पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, यानी कि हिंदुस्तान ने हर शोबे में जो है तरक्की कर ली है आज़ादी से लेके अब तक। लेकिन आज का भारत देखें तो जहां भारत ने साइंसी और सनती शोबे में तरक्की की है, वहीं यहाँ के समाजी मसाइल और बुराइयों में इजाफा भी हुआ है। आज हिंदुस्तान में जमहूरी दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल धमाकू है। कानून को पैरों तले रोन कर फसाद बर्पा करके इंसानों की लाशों पर सियासत का खेल खेला जा रहा है। गुर्बत, जहालत, बेरोजगार, महंगाई, बढ़ती हुई आबादी, ये ऐसे जाल है जिसमें हिंदुस्तान की अवाम बुरी तरह जकड़ गई है। हर सिमत गुंडे, लुटेरे, डाकू और नाम नेहाद कौम परस्तों का गलबा है। तालीम का म्यार गिरता ही चला जा रहा है। नौजवान नस्ल नशे की आदी होती जा रही है। फ्रॉड, घपला, गबन, लूटमार के साथ साथ, यानी ये जो धोखाधड़ी है, उसके साथ साथ अब कत्लो गारतगिरी, असमत दरी, अगवा और इक्तदार के लिए दमदाटी की सियासत का सिलसिला दराज है। नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सपोर्ट है इन लोगों के पीछे, और ये जो है बहुत आम होती जा रही है। आज मसलकी और इख्तिलाफी मामलात को मजहबी मुनाफरत फैलाकर अवाम को आपस में लड़ाया जा रहा है। मजहबी फ़िरकावारियत और फसादात हर जगह आम हो गए हैं। लोग हर चीज़ को मजहब और ज़ात से जोड़कर उसका बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये 2 पैराग्राफ में हमने बता दिया कि आज का भारत कैसा है। आज के भारत ने बहुत तरक्की की, लेकिन आज के भारत में समाजी मसाइल भी बहुत सारे हैं। ये जो है हो गया। इसमें देखिए, हमने पहले जो है सियासी बता दिया, उसके बाद हमने समाजी बता दिया कि कैसे मतलब गरीबी है, बेरोजगारी है, जहालत है, आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर जो है हमने जो क्राइम है वो बता दिया, और हमने बता दिया कि नौजवान नस्ल कैसी। तो ये 4 पॉइंट में हमने भारत के आज के समाजी मसाइल बता दिए। अब यहाँ जो है आप चाहे अब आपको शेर अशार जो है याद होने चाहिए। मजमून में 1 से 2 अशार डालने से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक तो एटलीस्ट कोशिश करें डाल ही दें। जो समाजी मसाइल है ना, उसके लिए आपको काफ़ी सारे जो है अशार मिल जाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने डाला है, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। यानी कि मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो सारे दंगे फसादात हो रहे हैं वो ना हो, और ऐसी ऐसी जो है सिचुएशन हो हमारे मुल्क में कि मंदिर अगर जले तो उसका अफसोस मुसलमान को भी हो, और मुसलमान यानी मस्जिदों में कुछ गलत ना हो पाए, ये फिक्र जो है मंदिर के जो निगहबान है उन्हें भी हो। फिर यहाँ जो हम अपना मेन पॉइंट लिखेंगे कि मेरे ख्वाबों का भारत इन तमाम मसाइल से पाक होगा। जो सारे मसाइल मैंने ऊपर वाले पैसेज में बताए, वो सारे मसाइल से पाक भारत होगा, मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान होगा। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ अमीर, गरीब, ऊंची ज़ात, नीची ज़ात, मर्द, औरत सभी लोग इज्जत की ज़िंदगी गुजार पाएंगे। मेरे ख्वाबों के हिंदुस्तान में अमन व अमान होगा। हर शहरी तालीम याफ्ता होगा। तशद्दुद, दहशतगर्दी, भूख और तमाम समाजी मुसीबतों से पाक होगा। हमदर्दी, अमन और खुशी से भरपूर होगा। हर किस्म के काम का एहतराम किया जाएगा। मेरे ख्वाबों के हिंदुस्तान में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के आला तरीन म्यारात को बरकरार रखा जाएगा, यानी साफ़ सुथरा जो है मुल्क होगा। ये मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान है कि एक अजीम मुल्क, अमन, खुशहाली और सच्चाई की सरजमीन, जहाँ कोई सच बोलने से नहीं डरता और जहाँ कोई बदउनवानी नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहाँ ख्वातीन का एहतराम किया जाए और तमाम मज़ाहब के लोग एक साथ रहें, और हर शहरी को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र हो।
ये होगा मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान। फिलहाल से मैंने एक शेर मतलब इसे 2 लाइन का नहीं, थोड़ा बड़ा ही शेर, एक बंद है। ए खुदाए उज़्व जल खालिक कौनो मका, मेरे भारत को बना तू बासे रश्के जना, छोड़ दे बाहम तासुब और नफरत का चलन, हम अब अपना ले मोहब्बत और अखुवत का चलन। यानी एक तरह से दुआया शार है कि जो है मेरे भारत में जो भी नफरत है ये सारी चीज़ें जो है मिट जाए, हम ये चीज़ें छोड़ दे, मोहब्बत को अपना ले, भाईचारगी को अपना ले, और हर तरफ सुख चैन के असबाब की भरमार हो, फिर मेरे भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो। तो ये जो है एक बंद मैंने आखिर में लिखा क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेट कर रहा था। अगर आपको याद हो तो आप लिखिए ज़रूर, अशार ऐड करिए। इस तरीके से मजमून होगा और इस तरीके से हमारे पेपर कंप्लीट होता है 80 मार्क का। सो होपफुली आपको जो है ये सारा पेपर समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन करिए, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।